से आगे पेंटिंग आर्ट वो इंडिया में डेवलप हुई। तो होता क्या कि राजपूत जो राजस्थान वाले एरिया में है और मुगल जो दिल्ली वाले एरिया में, इस एरिया में धीरे धीरे सेंट्रलाइज जो पावर है वो खत्म होगी और डिसेंट्रलाइज पावर बनेगी, कुछ छोटी छोटी टेरिटरी। इस वजह से क्या होगा, राजपूत जो आर्ट है और साथ में मुगल आर्ट, इनकी जो आर्ट है वो धीरे धीरे कुछ इन्वेडर की वजह से कुछ अटैक होंगे इंडिया में। एक अटैक जो होगा नादिर शाह, इसकी वजह से। दूसरा अटैक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इन अटैकरों की वजह से सेंट्रलाइज जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये आर्टिस्ट लोग जो हैं अपनी जान बचाकर कुछ पहाड़ी वाले एरिया में चले जाएंगे। और जिस एरिया में जाते हैं तो वहां पे कुछ छोटी सी किंगडम बनेंगी और वहीं पर आपको माउंटेन पेंटिंग या पहाड़ी पेंटिंग वो दिखने लगेगी। और यहाँ पर छोटी छोटी कुछ डायनेस्टी जैसे कांगड़ा, कांगड़ा डायनेस्टी, साथ में बसोली, ये डायनेस्टी, और गुलेर, ये कुछ नए सेंटर बन के आएंगे पेंटिंग के। जब अटैक हुआ तो उसके बाद अपनी जान बचा के आर्टिस्ट लोग इन हिली एरियाओं में गए और फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, जिसमें पहले हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड था, उस एरिया में इस माउंटेन पेंटिंग का डेवलपमेंट होगा। और ये लोग इस माउंटेन पेंटिंग में उन्हीं चीजों को दिखाएंगे जो हमने पहले देखी थी। राजपूत की कुछ चीजें होंगी, कुछ मुगल की होंगी, साथ में सॉन्ग, म्यूजिक का नया ट्रेडिशन जो हिली एरियाओं में दिखता है वो भी इसमें दिखेगा। साथ में इनका रिलीजियस फेथ, किस रिलीजन में विश्वास करते हैं, उसके साथ अब पेंटिंग में आपको माउंटेन काफी ज्यादा दिखेंगे। माउंटेन की जो सीन है वो सब आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये उसी एरिया में रह रहे थे तो माउंटेन में अच्छा लगता है देखने में, तो उसी सीन का यूज कर रहे थे। और सबसे पहला स्टाइल जो कांगड़ा में हमें दिखता है, कांगड़ा स्टाइल, ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग, और इसको प्रमोट किया वहां के जो रूलर थे कांगड़ा डायनेस्टी के, संसार चंद। तो संसार चंद ये कांगड़ा रूलर थे। इन्होंने इन आर्टिस्ट को काफी इकोनॉमिक हेल्प दी, साथ में शेल्टर प्रोवाइड किया। और इनका जो बेस था इस आर्ट का वो कहीं ना कहीं राजपूत पेंटिंग से जुड़ा हुआ था। राजपूत जो पेंटिंग है उसी से इन्होंने अपना बेस लिया था। और फिर धीरे धीरे राजपूत जो पेंटिंग थी उसको इन्होंने जो हिली एरियो में चीजें चलती थी उनके ट्रेडिशन से भी जोड़ दिया। तो
माउंटेन वाले एरिया में या हिल एरिया में कुछ उनके भी हीरो और हीरोइंस होते थे। उन कहानियों से भी इन लोगों ने लिंक कर दिया, जिसमें कुछ लव स्टोरी हो सकती है, साथ में कुछ रिलीजियस, जैसे राधा और कृष्ण के जो टेक्स्ट हैं उनको पिक्चरों में दिखाने लगा। और कांगड़ा स्टाइल की जो पेंटिंग थी, उनकी खास बात ये थी, यहां पर जो आई को बनाया गया, आंखों को जो बनाया गया, वो ऐसा था जैसे धनुष से बनाया गया हो। धनुष आप लोगों ने सुना होगा, पहले काफी ज्यादा यूज किया जाता था लड़ने के लिए। उसी की तरह ये सब दिखता है। और अलग अलग टाइप के कलरफुल फ्लावर, वो भी आपको इन पेंटिंग में दिखेंगे। साथ में आपको कुछ एनिमल जो काफी ज्यादा फेमस है, लॉयन, एलिफेंट, इनका भी जिक्र दिखेगा। तो हमने देखा कैसे माउंटेन पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। माउंटेन पेंटिंग इंडिया में आई, उसका रीजन ये था कि हमारे देश पर अटैक हुआ राजपूत वाले एरिया में और मुगल एरिया में। अटैकों में एक नादिर शाह का अटैक, दूसरा अहमद शाह अब्दाली। इनके अटैक के बाद जो आर्टिस्ट लोग थे, जो राजपूत और मुगल के यहाँ रहते थे, वो अपनी जान बचाकर पहाड़ी एरियाओं में पहुंचे। और पहाड़ी एरियाओं में पहुंचे तो वहां पे कुछ फेमस डायनेस्टी थी, जिनमें एक थी कांगड़ा, दूसरी है बसौली, तीसरा है गुलेर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में इस माउंटेन पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हमने देखा कांगड़ा पेंटिंग, जिसको प्रमोट किया वहां के रूलर संसार चंद ने। आर्टिस्ट को काफी सपोर्ट दिया। इसका जो बेस है वो राजपूत पेंटिंग ही है। हिली एरिया में डेवलप हुई, लव स्टोरियों को एक तरीके से जोड़ा गया, रिलीजियस टेक्स्ट को भी जोड़ा गया। और सबसे खास बात, आई जो है, आंखें, वो धनुषाकार कलरफुल अलग अलग फ्लावर का यूज किया। साथ में हिली एरियाओं में जो सीन दिखाई देते हैं, पहाड़ी, माउंटेन, उनको भी इसमें देखा जाता है। कुछ एनिमल। तो ये हमने देखा कि एक स्टाइल जो माउंटेन पेंटिंग की डेवलप हुई। दूसरा हमें बसौली। बसौली जो है, आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इस बसौली पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। ये भी काफी ज्यादा फेमस हुई। और इस पेंटिंग की एक खास बात, हैंड मूवमेंट। हैंड को अलग अलग तरीके से मूव किया जाता था। मतलब जैसे अभी हम पिक्चर खिंचाने के लिए बहुत सारे पोज देते हैं, ऐसे ही पेंटर लोग अलग अलग स्टाइल से हैंड का मूवमेंट करवाते थे। कभी कमर पे हैंड रखवा लिया, कभी सिर के ऊपर रखवा लिया। ये सारी चीजें आपको बसौली पेंटिंग में दिखती हैं। और साथ में यहां पर भी आई का जो पेंटिंग होता था वो काफी अट्रैक्टिव होता था, आंखों का पेंटिंग। और यहां पर काफी ज्यादा कलरफुल और डार्क कलर वो आपको दिखेंगे। और क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हुई, तो जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है वो भी आपको इसमें दिखेगा। जम्मू कश्मीर का जो पहनावा है, वो सारी चीजें आपको बसौली में दिखेंगी। कई बार आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई कांगड़ा कहाँ पे हुई, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो कांगड़ा वाला एरिया जो आपको दिखता है उत्तराखंड वाले एरिया में, बसौली आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया। कई बार यही पूछ लिया जाएगा, कांगड़ा, बसौली आर फेमस प्लेस इन हिस्ट्री विच नोन फॉर
किसके लिए जाने जाते हैं? पेंटिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, ऐसे तीन चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे देश में एक नई चीज ये हुई, और बसौली के पास ही जम्मू कश्मीर में गुलेर, गुलेर और बसौली दो इंपॉर्टेंट सेंटर बने पेंटिंग के जम्मू कश्मीर में। और इसमें भी बाई एंड लार्ज यही सारी चीजें, राजपूत जो पेंटिंग थी उसको काफी ज्यादा फॉलो किया गया। उसका रीजन था, जो ये लोग गए थे आर्टिस्ट, वो ज्यादातर इसी एरिया से गए, तो उनका जो बेस था वो कहीं ना कहीं राजपूत पेंटिंग से बना हुआ। फिर हमारे देश में यूरोपियन कंपनियों का आना हुआ मॉडर्न टाइम में, और वेस्ट कंट्रियों में भी पेंटिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो उनके आने के बाद कुछ सेंटर हमें दिखाई देते हैं, जैसे बंगाल पेंटिंग, वहां पे हम देखेंगे अवेंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद पटना पेंटिंग, जो बिहार वाले साइड में, या जिसे कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं। तो यूरोपियन के आने के बाद इंडिया में कुछ नए स्टाइल पेंटिंग के आपको दिखाई देते हैं। तो यूरोपियन आए, और ब्रिटिश कंपनी जिसने सबसे ज्यादा रूल किया इंडिया पर, उसने सबसे पहले हमारे ईस्टर्न बॉर्डर को, बंगाल वाला एरिया, उसको कंट्रोल किया। और उस बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और हमारा वेस्ट बंगाल, ये सारा पार्ट उसमें था। तो यूरोपियन के अराइवल के बाद, इनके अराइवल के बाद इंडिया में कुछ नई पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई, जिनमें से एक है पटना। पटना आपको पता है, जो कैपिटल है आज के बिहार की। तो यहीं पर पटना पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस हुई, और उसके कुछ रीजन थे, क्योंकि इसमें कुछ यूनिकनेस थी, कुछ चीजें अलग थी। तो कंपनी जब पॉलिटिकली, ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली जब पावर में आई, उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। और आप कह सकते हो 18 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक उनका कंट्रोल रहा। तब तक ये पटना पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस हुई। और इसके जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट में बहुत सारे यूरोपियन भी थे, जिन्हें शौक था पेंटिंग करने का। साथ में मुगल दरबार में जो पेंटर थे वो भी यहाँ पे थे। साथ में माउंटेन पेंटिंग जो करते थे वो भी इसमें साथ में। तो पटना पेंटिंग एक तरीके से मिक्स पेंटिंग का कल्चर हुआ, जहां पर यूरोपियन के साथ इंडिया के जो फेमस पेंटर थे अलग अलग डायनेस्टी से, वो भी इसमें साथ में जुड़े। और इसकी एक और खास बात, इसमें यूरोपियन फ्लेवर, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साथ में ये जो पेंटिंग थी वो पब्लिक की भी थी। पब्लिक की इसलिए क्योंकि इसमें जो जितनी पेंटिंग बनाई जाती थी, उसके जो सीन होते थे, या तो मार्केट का सीन दिखाया जाता था कि भाई वेजिटेबल का मार्केट है, सब लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, या फिर कोई फिश बेच रहा है, उसका सीन दिखा दिया जाता था। इसलिए बोला जाता है ये लोकल चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करती थी। और एक और इसकी खास बात, इसके जो आर्टिस्ट थे उन्होंने किसी भी राजा का सपोर्ट नहीं लिया। विदाउट किंगडम या विदाउट किंग ये डेवलप हुई। तो एक और खास बात, इंडिपेंडेंट थे। और जब इंडिपेंडेंट किसी आर्टिस्ट को बनाया जाता है तो उसकी यूनिकनेस बाहर आती है, वरना किंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी पड़ती है।
और इसके जो जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो भैया कैसे फेमस होगी, इनको कुछ अर्न करने के लिए नहीं चाहिए, इन्हें भी तो फूड चाहिए होगा। तो इनको सपोर्ट जो किया, वो जो कुछ पेंटिंग से लव करते थे उन लोगों ने प्रमोट किया। तो बहुत सारे लोग जैसे रिच ट्रेडर जिन्हें पेंटिंग लगाना अच्छा लगा, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। साथ में इंडियन एंड ब्रिटिश आर्ट लवर, जिन्हें आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार था, उन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। इससे ये पेंटिंग डेवलप हुई। और इसमें जो पेंटिंग की जाती थी, या तो पेपर के ऊपर जैसे नॉर्मल अभी हम करते हैं, इसके ऊपर पेंटिंग को बनाया जाता था, या एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टीथ जो काफी बड़े होते हैं, आपने सुना होगा कि दांत, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, जो बड़े बड़े दांत होते थे उनके ऊपर भी ये लोग पेंटिंग करते थे। और इनके टॉपिक हमने देखा कि भाई कैसे ये फेस्टिवल, होली, दिवाली, इसकी पेंटिंग करते हैं। साथ में स्कूल, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी की पेंटिंग बना दी। साथ में इन कलाकारों की एक और खास बात, इनके यहाँ बर्ड पेंटिंग काफी ज्यादा दिखती है। और बर्ड पेंटिंग में एक और जो हमें थोड़ा शौक करती है कि इन्होंने बर्ड के अलग अलग जो पंख हैं उनको बिल्कुल अलग अलग दिखाया है। इससे पता चलता है ये काफी ज्यादा बर्ड्स के बारे में जानते थे। ऐसे लगता है किसी साइंटिस्ट ने बर्ड का पिक्चर बनाया है। इतनी डिटेल में नॉलेज होना कि हर एक पंख को अलग अलग करके दिखाना, ये इसी चीज को दिखाता है। और इसी को बताता है कि ये लोग थोड़े से साइंटिफिक तरीके से भी चीजें बनाते थे। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये फेमस हुई, इसलिए इसका एक और निकनेम कंपनी पेंटिंग। कई बार आपसे पूछा जाएगा कंपनी पेंटिंग, तो ये इसी का नाम है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम ज्यादा डेवलप हुई, इसलिए इसे कंपनी पेंटिंग कहते हैं। और इसके कुछ फेमस आर्टिस्ट जिनका नाम काफी ज्यादा फेमस है, कई बार इनका नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे महादेव लाल। महादेव लाल ये इसके फेमस आर्टिस्ट हैं। तो इन्होंने एक चित्र बनाया, रागनी गंधारी। नी गंधारी, ये इनका चित्र काफी ज्यादा फेमस हुआ। दूसरे हैं यमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद भी काफी ज्यादा फेमस हुए। इन्होंने एक चित्र बनाया, बेगमों की शराबखोरी। बेगमों की शराबखोरी, लग रहा है ये अपनी बेगम से ज्यादा परेशान थे, उसी पे बना दिया। खोरी, ये दो चित्र काफी ज्यादा फेमस हैं। तो रागनी गंधारी और बेगमों की शराबखोरी। तो आपसे आर्टिस्ट का नाम और हो सकता है ये पेंटिंग दे दी जाए और पूछा जाए कि ये किस आर्ट पेंटिंग से रिलेटेड थे, तो पटना या कंपनी पेंटिंग से रिलेटेड थे। तो ये आज भी काफी ज्यादा फेमस है पटना पेंटिंग।
बहुत सारे लोग आज भी इसको सपोर्ट करते हैं। उसका एक रीजन है, ये रियलिटी की बात करती है। जो चीजें हमारे सामने उसको हुबहू दिखाती है। फिर उसी के साथ लोकल लेवल पर एक बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग बिहार की, मधुबनी पेंटिंग। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहीं पर पेंटिंग का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और वो कल्चर से जुड़ी हुई है, रिलीजन से। लोकल जो गॉड है उनसे उसका कनेक्शन है। आप देखेंगे गांव के लेवल पर बहुत सारे लोकल बाबा होते हैं, या गुरु होते हैं, या पीर होते हैं, उसी से जुड़ी हुई मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस। इवन इसको आप इंडियन रेलवे के ऊपर या बहुत सारे प्लेटफॉर्मों की दीवार पर देख सकते हैं। काफी ज्यादा फेमस है ये पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग के अंदर हमें कई टाइप की पेंटिंग दिखती हैं। मेजरली इसमें तीन टाइप की पेंटिंग आपको दिखेंगी। एक है वॉल पेंटिंग, जो दीवारों पर महिलाएं बनाती हैं, अपने जो फेमस देवता हैं उनकी पेंटिंग दीवार पर बनाती हैं। कई बार मून, सन, हॉर्स, घोड़ा, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, जिसे हम कई बार कहते हैं भित्ति पेंटिंग। भित्ति का मतलब ही होता है दीवार, अंदर की तरफ। अगला है आर्यन, आर्यन पेंटिंग। ये क्या है? लैंड पर जो पेंटिंग की जाती है। आर्यन मतलब होता है लैंड, जमीन। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल जो आप लोगों ने भी शायद कभी बनाया होगा, रंगोली। ये भी मधुबनी पेंटिंग का एक पार्ट है, जिसमें कुछ फेमस फेस्टिवल पर घर के आंगन में, या घर के आंगन से थोड़ा बाहर, या किसी पब्लिक प्लेस पर ये सारी पेंटिंग, रंगोली बना दी जाती है। और अगला है पट, जो कि कहाँ बनेगी? कपड़ों पर। पट पेंटिंग या क्लॉथ पेंटिंग, ये भी मधुबनी का एक हिस्सा है। और मधुबनी पेंटिंग में आपको बिहार का कल्चर काफी ज्यादा दिखेगा। बिहार में जो छठ पूजा होती है उसके सीन आपको दिख जाएंगे। और इसका जो डेवलपमेंट है वो मिथिलांचल, मिथिलांचल काफी ज्यादा फेमस एरिया है बिहार का। और माना जाता है माँ सीता का जन्म भी यहीं से जुड़ा हुआ है। और मिथिलांचल में ही राम जी गए थे सीता जी से स्वयंवर करने। तो मिथिलांचल वाला जो जोन है, उस एरिया में, जहां पर मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, साथ में इसी के अंदर दरभंगा, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। दरभंगा, उसके पास में एक और सहरसा। कई बार आपसे हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए कि किस जोन में फेमस है। तो मिथिलांचल जोन में काफी ज्यादा फेमस है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा मधुबनी पेंटिंग को देखा जा सकता है। मतलब आपको यूनेस्को, यूएन, वहां पर भी इसकी पेंटिंग दिखाई देती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि इस पेंटिंग को, जो हमारे कल्चर से जुड़ी है, थोड़ा सा और प्रमोट किया जाए।
वॉल पेंटिंग, जो इसका पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, उस वॉल पेंटिंग में जब फेस्टिवल आता है या मैरिज के टाइम, या तो फेस्टिवल के टाइम या मैरिज के टाइम घर की दीवारों को सजाया जाता है। और पहले आप लोगों को पता है कि भाई थोड़े से कच्चे घर बनते थे, और उसके लिए सामान कहां से जुटाते थे? नेचुरल कलर पेड़ पौधों से मिल जाते थे, साथ में एनिमल होते ही थे, तो उसके जो गोबर होता था उसका यूज करते थे दीवार के ऊपर लेपने के लिए। और घर की जो सजावट है, घर की सारी दीवार हैं, उन्हें रिलीजियस जो स्टोरी है उनसे पूरा एक तरीके से घेर दिया था, जिसमें राधा कृष्ण, जो काफी ज्यादा फेमस है इंडियन कल्चर में, उनकी पेंटिंग हो सकती है, या फिर शिव पार्वती। पार्वती की जो स्टोरियां हैं उनसे जुड़ी पेंटिंग, या आपको साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु, इनकी पेंटिंग आपको साथ में मिलेगी। और ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर ये रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। साथ में कई जगह हमने देखा है कि भाई लॉइन की पेंटिंग वो भी ये लोग बनाते थे, शेर की पेंटिंग जो एक प्रतीक है पावर का, शक्ति का। साथ में आपको एलिफेंट, एलिफेंट प्रतीक है गणेश जी का, और आपके घर में एलिफेंट है तो आपके यहाँ थोड़ा सा पैसा या रिसोर्स आ सकता है। साथ में हॉर्स, ये सब आपके जीवन में अच्छी चीजों को लाने के लिए अच्छा माना जाता है। साथ में सन और मून, जो हमेशा से मिथोलॉजी में जुड़ा हुआ है। और सन और मून एक तरीके से लाइफ के टाइम को लेकर था। अगर सन और मून मतलब सूर्य और चंद्रमा किसी के जीवन में है तो माना जाता है उसका जीवन काफी बड़ा होगा। ये सारी चीजें ये लोग वॉल पेंटिंग में करते थे। अगला जो आर्यन या रंगोली, ये या तो घर के आंगन में या फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ इस आर्यन को या रंगोली को बनाया जाता था। और रंगोली को बनाने के लिए ये लोग नेचुरल जो कलर है उनका यूज करते थे। नेचुरल जो कलर है उनका यूज करते थे। काफी ज्यादा यूज आपको नेचुरल कलर का यहाँ पे दिखेगा। साथ में इनको बनाया कैसे जाता था? तो राइस को पीस लिया जाता था कई बार। साथ में ये लोग जो आटा होता है, फ्लोर, उसका यूज भी करते थे। और नेचुरल जो कलर है वो वेजिटेशन, आसपास के खेत से किसी फूल से इकट्ठा कर लेते थे। और इस रंगोली में कई बार ह्यूमन बीइंग की पिक्चर इसको दिखाया जाता था। कई बार कुछ फेमस एनिमल और बर्ड, जैसे फेमस एनिमल में एलिफेंट है, बर्ड्स में आपको मोर दिखेगा, पिकॉक,
उसको काफी ज्यादा सुंदर दिखता था। साथ में कई बार जो हमारे देवी और गॉड हैं, देवी देवता, उनकी भी पिक्चर आपको दिखेगी। कई बार आपको दीपक, जो दिवाली के टाइम काफी ज्यादा फेमस है, आज भी बनाए जाते हैं। ये सारी तो रंगोली जो मधुबनी पेंटिंग का हिस्सा है, आज इंडिया के हर एरिया में आपको दिखता है। तो ये भी इंडियन कल्चर को एक तरीके से शो करती है। और ये एक तरीके से जॉय, फेस्टिवल जो भी होता है वो जॉय का टाइम होता है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी सारी चीजें भूल के अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को एंजॉय करे, उसके लिए ये सारी चीजें बनती थी। और अगला, पट पेंटिंग या क्लॉथ पेंटिंग। इसमें थोड़ा सा किसी एनिमल का पिक्चर की जगह रिलीजन से जुड़ी हुई चीजों को पेश किया जाता था। कोई दीपक बना दिया गया, या ओम बना दिया गया, या ऐसे शेप में साथिया वो बना दिया गया। ये सारी चीजें आपको पट पेंटिंग में या क्लॉथ पे दिखेंगी। या मोर बना दिया गया, ये सारी चीजें इसके उसमें दिखाई देती हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे मधुबनी पेंटिंग, और ये काफी फेमस है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस में भी और पीसीएस एग्जाम में भी। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है, तब भी न्यूज में थी जब इंडियन रेलवे ने मधुबनी पेंटिंग से सजाया था G20 के टाइम। और दिल्ली में भी बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई। बिहार के ज्यादातर जो स्टेशन है वो मधुबनी पेंटिंग से सजाए गए। उससे भी ये सारी चीजें पता चलती हैं। और इसके बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी हैं जो इन चीजों को बनाते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बाद हमें बिहार के अंदर मंजूसा, मंजूसा पेंटिंग या भागलपुर वाले एरिया में एक कथा बहुत ज्यादा फेमस है। उस कथा में एक लव स्टोरी है, और उसमें एक थीम को लेके काफी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं। वो है स्नेक, सांप। तो मंजूसा जो आर्ट है, मंजूसा का वैसे मतलब अगर हम बात करें तो मंजूसा का मतलब होता है संदूक। जैसे आपने अपने मम्मी पापा के वहां देखा होगा कि भाई एक संदूक रखी रहती थी। अब तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, अलमारी है, पहले संदूक आया करती थी। और मंजूसा आर्ट उसी संदूक से जुड़ी हुई आर्ट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और हमारे जीवन में जो भी चीजें चलती हैं, इंडियन कल्चर में स्नैक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये जिस एरिया में डेवलप हुई वो है बिहार का भागलपुर पुर जो डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में। और भागलपुर की लोक कथाओं में एक स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है, बेहुला और विषहरी की। बेहुला और विषहरी, इनकी कहानी, एक लव स्टोरी। और फिर बाद में बोलते हैं कि ये लोग स्नेक बन गए, एक जोड़ा बन गए। और फिर उसके बाद हमेशा के लिए अमर हो गए। इसलिए स्नेक की पिक आपको हर जगह दिखेगी इसमें। जब भी कोई
पेंटिंग बनाएगा मंजूषा आर्ट की, तो उसमें स्नेक आपको दिखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे टेम्पल के ऊपर आपको स्नेक दिखेगा, शिवजी से भी जुड़ा हुआ है। तो इंडियन कल्चर में स्नेक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और उसी से जुड़ी ये कहानी भी है। और इसमें एक और खास विशेषता जो हमें दिखती है, इंपॉर्टेंट फीचर, कि मेल या फीमेल किसी का भी पिक बनाया जाए, मेल हो और फीमेल, उसका पूरा बॉडी पार्ट नहीं दिखाया जाता, एक पार्ट दिखाया जाता है, हाफ पार्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे अर्धनारीश्वर हो, जैसे शिव जी का था, आधे शिव आधे पार्वती जी, ऐसे ही इसमें सिर्फ एक पार्ट दिखाया जाता है। और ये पार्ट भी जो होता है वो होता है लेफ्ट, लेफ्ट वाला एरिया आपको दिखाया जाएगा। ये इस मंजूषा आर्ट की फेमस चीजें, स्नेक के साथ साथ में ओनली लेफ्ट वाला पार्ट, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बेहुला विसेरी की कथा से, और स्नेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। उसके बाद लास्ट हमें जो पेंटिंग दिखती है वो है बंगाल। बंगाल सेंटर बना या यूरोपियन का अराइवल हुआ, तो बंगाल पेंटिंग, और ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में पेंटिंग के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सेंटर बना। बंगाल पेंटिंग का टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही हुआ। जब उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे भी आए, और फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट ये स्टैब्लिश हुआ, और इसको स्टार्ट किया एक ब्रिटिश ईवी हेवल, ईवी हेवल ने इसे बनाया। और फिर ये धीरे धीरे कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी, या कोलकाता यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंक्लूड होने लगी। ईवी हेवल प्रोफेसर थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के, तो इन्होंने ही पेंटिंग आर्ट का स्टार्ट किया। और फिर यहीं के एक स्टूडेंट अवेंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, एक टैगोर का नाम आपने काफी ज्यादा फेमस सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम, और उन्हीं की फैमिली से जुड़े हुए एक व्यक्ति अवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सारी चीजें सीखी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से, लेकिन इन्होंने जो पेंटिंग बनाई उसमें हमें स्वदेशी इंडिजिनियस चीजें दिखती हैं। तो इन्होंने बेशक उनसे सीखा, लेकिन जब पेंटिंग बनाई तो उसमें मुगल प्लस अजंता, महाराष्ट्र की केव, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, उनको इंक्लूड किया। और इनके द्वारा बनाई गई जो स्टाइल है उसको बंगाल या ठाकुर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। ये एक नई स्टाइल पेंटिंग की इन्होंने डेवलप की इंडियन कल्चर से मिलके। और फिर अवेंद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हुए जिनका नाम था नंदलाल बोस, लाल बोस, लग रहा है सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ रिलेशन होगा। नंदलाल बोस हुए, और एक नेशनलिस्ट
नेशनलिज्म में बिलीव करने वाले आर्टिस्ट। और इनको ललित कला अकादमी, अभी भी इंडिया में चलती है, कला अकेडमी जो थी, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप भी दी। और इन्होंने रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर, जो लाइफ में चलता है, उस पर अपने पिक्चर बनाना स्टार्ट किया। और स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 के टाइम हुआ, उस टाइम इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई जो काफी ज्यादा फेमस हुई, जैसे भारत माता की पेंटिंग, वो सारी इन्होंने बनाई। और फिर उसके बाद और भी आर्टिस्ट इस स्कूल से जुड़े, जिनमें थे जेमिनी राय, ये भी जुड़े। जेमिनी राय के बाद अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल ये भी जुड़ी। और अमृता शेरगिल ने पंजाबी जो वुमेन है, नाम से ही लग रहा है गिल, पंजाब साइड से कुछ रिलेशन होगा, पंजाबी वुमेन के जो पिक्चर हैं वो प्रेजेंट करना स्टार्ट की, उनकी पेंटिंग करना स्टार्ट की। लेकिन इन्होंने भी जो एजुकेशन ली, वो बंगाल स्कूल से ली। तो ऐसे हमने अपने देश के अंदर जितनी भी पेंटर हुए, पेंटिंग आर्ट में इंडिया काफी ज्यादा फेमस है। आज के टाइम भी आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे हैं पेंटिंग, इसलिए पेंटिंग आर्ट का काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। और इस वजह से इससे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास थी, और हमारा पेंटिंग वाला जो यूनिट है वो अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे डांस आर्ट, वो सारी चीजें इसमें चलेंगी। और अगर आपके पास टाइम हो तो 2 to 4 आज ऑनलाइन क्लास होगी दरसाईएस वाले प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और लिंक जो है वो वही है जो पिछली बार मिला था, परमानेंट लिंक वही है उस ऑनलाइन क्लास का।